बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बचे हैं संग समेट लो, पार्ट 1 बाय फरहत इश्तियाक। वहाँ अंधेरा बहुत था, हैबतनाक सन्नाटा था। इसे बहुत डर लग रहा था और वह वहाँ से निकलना चाहता था। भागने के लिए अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो हाथ पांव हिला नहीं रहा था। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, कोई तो आ जाए उसकी मदद के लिए, कोई तो इससे इस अंधेरे से निकाल दे। वो रो पड़ा और ज़ार और क़तार रो रहा था। वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था, मगर इस हैबतनाक सन्नाटे में इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी ना था। इसे अंधेरे से रोशनी में ले जाने वाला कोई ना था। इसके रोने की आवाज़ में किसी के कहके की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। ये कौन था? कौन इसकी बेबसी पर हंस रहा था? बेचैनी से करवट बदलते इसकी आंख खुल गई थी। दूसरे पाँव वो सर से पाँव तक पसीने में नहाया हुआ था। इसके पूरे जिस्म पे एक लर्जिश सितारी थी। इसने अपने इर्द गिर्द चारों तरफ निगाहें घुमाई। इसे अंधेरा दिखाई दिया। इसने हाथ बढ़ाकर बेड साइड टेबल पर रखा लैंप रोशन किया। लैंप रोशन करते हुए इसके हाथ होले होले लरज रहे थे। लैंप ने कमरे में फैले अंधेरे को कम कर दिया था, मगर इससे ये रोशनी नाकाफ़ी महसूस हो रही थी। इसे इस अंधेरे, इस सन्नाटे, इस खामोशी से वहशत हो रही थी। वो बेड से उठा। इसकी टांगों में लर्जिश थी। इसने स्विच बोर्ड के पास आकर कमरे की तमाम लाइट्स ऑन कर दी थी, यहाँ तक कि छत पर लटकता फानूस भी। एक पल में कमरा रोशनी में नहा गया था। रोशनी हो जाने के बाद इसकी वहशत तो ख़त्म हो गई थी, मगर घुटन का एहसास भी था। वो कमरे की दूसरी तरफ खिड़कियों के पास आया। इसने एक एक करके तमाम खिड़कियां खोल दी। फिर वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर अपने रूम की बालकनी में आ गया। वो बहुत गहरी गहरी सांस ले रहा था। वो ख़ुद को पुरसकून महसूस करने के लिए इसे याद आ चुका था कि वो किसी अंधेरी और हैबतनाक जगह नहीं, बल्कि यूरोप के खूबसूरत मुल्क में है। वो इटली में है। वो इस वक्त रूम के खूबसूरत और शानदार होटल के पूरा आसाइश कमरे में है। वो रीलिंग पर बाजू जमा कर खड़ा हो गया। ये रात का आखिरी पहर था, इसलिए सामने नज़र आती सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजरती नज़र आ रही थी। इसका दिल अभी तक घबरा रहा था। आखिर ये ख्वाब इसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देता? बरस हुए इसने रातों को सोना छोड़ दिया था। इसे सोने से खौफ आया करता था और यूँ लगता था इधर वो सोएगा, उधर कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। नींद से फरार की कोशिश इतनी कामयाब साबित हुई थी कि अब जब वो ख़ुद को एक मजबूत और तवाना मर्द समझता था, तो वो ये समझता था कि इसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। और रात को पुरसकून नींद चाहता था, तब इसे नींद लाखों कोशिश करने पर भी नहीं आती थी। तो वो इंसोनिया का मरीज़ हो गया था। वो पूरी रात नींद के आ जाने की कोशिश करते गुजार रहा था। जब इस कैफियत की बहुत रातें गुजर जाती, नींद ना होने की वजह से इसके औकात में मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होने लगते, तो डॉक्टर की तजवीज़ करदा गोलियां ले लिया करता था। इन गोलियों के साथ नींद इसे आ जाती थी, मगर ये नींद अपने साथ बहुत से डरावने ख्वाब भी लेकर आती थी। गलत सोचता था। वो ख्वाबों से भी नहीं डरता। वो तो इन ख्वाबों से आज भी इतना ही डरता है जितना 12 साल पहले डरता था। चंद मिनट गहरी गहरी सांसें लेने के बाद वो घुटन का एहसास ख़त्म हो गया था। इसके बदन की लर्जिश भी बतदरीज कम होती जा रही थी। वो वापस कमरे में आ गया। इसने खिड़कियां और बालकनी का दरवाज़ा इस तरह खुले रहने दिए थे। वो टीवी ऑन करके बेड पर बैठ गया। इस वक्त इसे अपने इर्द गिर्द आवाज़ें चाहिए थीं। वो एक एक चैनल तब्दील कर रहा था। इटालियन में आते ये प्रोग्राम्स इसे कतन समझ नहीं आ रहे थे, मगर वो फिर भी सुनना चाहता था। अब अपने अंदर की वहशत और सन्नाटा मिटाने को बाकी रात इसने यही काम करना था। ज़िंदगी की बेशुमार रातों की तरह ये रात भी जाग कर सुबह का इंतज़ार करते हुए गुजारनी थी। सुबह वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ऑफिस रवानगी के लिए तैयार था, यूँ जैसे रात कुछ हुआ ही ना हो। बेहतरीन तराश खराश वाले सूट में मलबूस होने के बाद इसने ख़ुद को आईने में देखा तो एक तल्ख मुस्कुराहट इसके लबों पर आ गई। इसकी ये तैयारी देखकर कौन कह सकता है कि वो ख़ुद से, सारी दुनिया से नफ़रत में मुब्तला एक इंसान है। वो अंदर से खोखला हो चुका है। ये सूट, ये टाई, ये सलीक़े से जमे बाल, ये टाई पिन, ये कफलिंग्स, ये बेहतरीन जूते देखकर कौन सोचेगा कि ये सिकंदर शहरयार, सेल्फ डिटेक्टिव और सुसाइड टेम्परामेंट का रखता है। खुद पर से नफ़रत और हक़ारत की निगाहें हटाता वो शीशे के सामने से हटा। इसने अपने ब्लैक लेदर ब्रीफकेस बैग में लैपटॉप रखा और अपने होटल रूम से बाहर निकल रहा था। इसका होटल वाया डिस्टोरियो वेंटो से कुछ ही फासले पर था, जबकि इसका ऑफिस वाया बारबीनी
पर था। गोया ऑफिस और इसके होटल के बीच मेट्रो के बस एक ही स्टॉप का फासला था। मगर जब वो होटल से ऑफिस पहले ही दिन ही गया तो ऑफिस की गाड़ी ने इसे पिक किया। तब महज एक स्टॉप का फासला तय करने में इसे 1.25 घंटा लग गया था। दुनिया के तमाम बड़े शहरों की तरह ट्रैफिक जाम का रूम का भी मसला था। तब कल ही इसने तय कर लिया था कि आइंदा वो ऑफिस मेट्रो में ही जाया करेगा। इसलिए इसके लिए नाक का मसला नहीं था। रूम का अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम लंदन और पेरिस जितना मजबूत तो ना था, लेकिन मगर फिर भी ट्रैफिक जाम में फंसने से बदरजहा बेहतर था। यूँ ऑफिस आने जाने के लिए मिली गाड़ी और ड्राइवर वाली सहूलत को इसने पहले दिन ही खैरबाद कह दिया था। मेट्रो स्टेशन पर रश का हिस्सा बना वो भी ट्रेन में सवार हो गया था और अपने इर्द गिर्द खड़े और बैठे हुए रोमन मर्दों और औरतों को देख रहा था। इनमें से बेशतर को अपने कमरे में अपने काम पर पहुंचने की जल्दी थी, मगर इस जल्दी और भाग दौड़ वाले अंदाज के बावजूद भी इनमें कोई भी एक ऐसा नज़र नहीं आ रहा था जो खुश लिबास ना हो। फैशन और स्टाइल रोमनों के लिए बहुत बड़ी संजीदा बात है। औरतों के लिबास, इनका मेकअप, हैंड बैग्स, सैंडल्स, मर्दों के सूट्स, टाइयाँ, जूते, ब्रीफकेस और हर कुछ फैशन के ऐन मुताबिक था, बेहद स्टाइलिश था। ठीक ही कहा जाता था कि वो रोमन्स बड़े क्लासी और स्टाइलिश लोग होते हैं। इसे अगले स्टेशन पर उतरना था। इसका स्टेशन फ़ौरन ही आ गया था वाया बारबीनी, पर मेट्रो स्टेशन से बहुत ही नज़दीक ही इसका ऑफिस था। ये इसकी दोहा में अपने हेड ऑफिस रखी मल्टीनेशनल कंपनी का जनूबी यूरोप में वाक़ हेड क्वार्टर था। वो ऑफिस आ गया था। वो जिन कामों की अंजाम देही के लिए यहाँ भेजा गया था उसमें मसरूफ़ हो गया था। ऑफिस में इन लोगों से इसका वास्ता पड़ रहा था जिनसे कल और आज भी हाय हेलो के बाद इसकी सिर्फ़ और सिर्फ प्रोफेशनल नौयत की गुफ्तगू हुई थी। काम के बाद मुकम्मल पेशेवराना अंदाज में शाम के 5 बज रहे थे। इसे यहाँ से जाकर कुछ नहीं करना था, अपने होटल रूम में बंद हो जाना था या शायद रूम की गलियों कूचों में तन्हा फिरना था। फिर इनमें से कोई चीज़ इसके लिए ही ऐसी पुरकशिश ना थी कि वो ऑफिस से जल्दी उठने की ख्वाहिश रखता। मगर चूँकि ऑफिस टाइम ख़त्म हो चुका था, एक एक करके सारा ऑफिस खाली हो रहा था, तो वो भी ऑफिस से निकल आया था। इससे रास्ते का 2 दिन में कुछ अंदाज़ा हो गया था। तो इसकी जेब में रूम का बड़ा जामे नक्शा भी मौजूद था। गोया रास्ता भटकने का इम्कान ना था। चुनाचा बजाय मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने के इसने पैदल अपने होटल तक जाने का फ़ैसला किया। ये जून का महीना था। रूम में खासा खुशगवार मौसम था। सूरज आजकल तकरीबन 8:45 बजे ग़रूब हुआ करता था। सो इन दिनों यहाँ शामें बड़ी लंबी थीं। वाया वेंटो इससे वाया बारबीनी की तरफ जा रहा था। इसके इर्द गिर्द कदीम इमारतें थीं, फव्वारे थे, मगर इसे रूम की हिस्ट्री में कोई ऐसी दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। वो भी इस ख्वाब के हिसार में था। अब अगले कई रोज़ इसे इस ख्वाब के हिसार में ही रहना था। अगले कई दिन खौफ के सबब सोना नहीं था। इसने आज सुबह न नाश्ता किया था, ना ही वो दोपहर में लंच कर सका था। ऑफिस में खाली पेट कॉफ़ी के 3 कप ज़रूर पिए थे। इसे सड़क के किनारे एक पिज़्ज़ेरिया नज़र आया। तब इसे अपने तमाम दिन कुछ ना खाने का एहसास हुआ। वो वहाँ से पिज़्ज़ा खाता हुआ चला जाए, फिर होटल के कमरे में बैठकर रात तक अपने ऑफिस का काम करता रहेगा। इसने दिल ही दिल में तय किया। अभी चूँकि डिनर टाइम नहीं हुआ था, इसलिए इस छोटे से पिज़्ज़ेरिया में इसे मेज़ों पर 2-4 लोग बैठे नज़र आए। वो अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर करने काउंटर पर आ गया, मगर इटली में इटालियन सीखे बगैर अपने लिए कुछ ऑर्डर करना इस कदर मुश्किल काम है इसे अंदाज़ा नहीं था। पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की कोशिश करते हुए इसको तकरीबन 10 मिनट गुजर गए। काउंटर के पीछे खड़े दरमियानी उम्र के इटालियन मर्द और औरत अंग्रेज़ी से कतन वाकिफ़ थे। दोनों मर्द औरत खुश अखलाक़ी से मुस्कुरा कर इसके अंग्रेज़ी लफ्ज़ों के जवाब में मुख्तलिफ़ अशिया उठा कर इसे दिखा रहे थे। अच्छा, वो अपने पिज़्ज़ा को ये टॉपिंग चाहता है, फ़लाँ तरह के मशरूम्स का इजाफ़ा चाहिए, पोमडोरो चाहता है। न जाने वो इसे क्या क्या उठा कर दिखा रहे थे। साथ ही नशे के न जाने क्या क्या इटालियन नाम ले रहे थे। दोनों में तहम्मुल से इसे वक्त दे रहे थे। इस बेकार की मुशक्क़त से बेजार हो गया। बेहतरी यही है कि वो अपने होटल जाकर खाना खाए, जहाँ अंग्रेज़ी समझी भी जाती है और बोली भी जाती है। करीब था कि वो अंग्रेज़ी ही में इन दोनों का शुक्रिया अदा करता वहाँ से
पलट जाता कि अचानक ही बिल्कुल पीछे वाली मेज़ से उठकर एक इटालियन लड़की इसके पास आई। मैं आई हेल्प यू, और बड़ी शुस्ता अंग्रेज़ी में इससे मुखातिब हुई। इसने चौंक कर इस लड़की की तरफ देखा। वो मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। इसने सर इस बात में हिलाया। इतना वक्त यहाँ खड़े होकर बर्बाद हो चुका था, तो अब यहाँ से खाना खा कर ही जाना चाहिए, इसने दिल में सोचा। वो अभी इस लड़की को अंग्रेज़ी में समझाना ही चाहता था कि वो किस तरह का पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहता है। वो बड़ी रवानी से गिट-पिट करती हुई सामने खड़े मर्द खातून से इटालियन में चंद जुमले बोली। जुमले अगर अल्फाज तोड़ कर भी बोले गए होते तब भी वो इसके सर के ऊपर से गुजरने थे। काउंटर के पीछे खड़ी औरत ओह कहती मुस्कुराते हुए और गालबन किचन में चली गई थी, जबकि मर्द इस इटालियन लड़की से इटालियन ही में कुछ बातें करने लगा था। वो ज़ुबान गैर में बातें करते हुए दो अफराद को खामोशी से देख रहा था। मर्द के मुस्कुरा कर अपनी तरफ देखने से इतना अंदाज़ा इसे हो रहा था कि गुफ्तगू इसकी बाबित हो रही है। ये आपसे माजरत कर रहे हैं कि आपको जहमत हुई। लड़की अब इससे मुखातिब हुई थी। गोया इटालियन जुमलों का अंग्रेज़ी तर्जुमा खुलासा बयान किया गया था। मैंने आपका पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है। असल में मैं इस टेबल पर बैठी थी और आपकी सारी बात सुन रही थी। इसने काउंटर के करीब तरीन मेज़ की तरफ इशारा किया। इसने नज़रें घुमाकर इस मेज़ की तरफ देखा। हाँ, इस लड़की का चंद लुक़मे खाया पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक का अनछुआ गिलास रखा था। थैंक्स, इसने पुरतकल्लुफ़ अंदाज में संजीदगी से मुस्कुराहट के साथ मुख्तसर सा शुक्रिया अदा किया। आपके पिज़्ज़ा में किसी भी तरह का मैट नहीं होना चाहिए, मैट स्टॉक भी नहीं होना चाहिए और वाइन भी नहीं होनी चाहिए। आपको बिल्कुल सादा मशरूम्स और सब्ज़ी वाला पिज़्ज़ा चाहिए। वो मुस्कुरा कर इससे बोली। यस थैंक्स अगेन। इस बार इसने ये अल्फाज संजीदगी से कहे। माई प्लेज़र। वो खुश इखलाक़ी से मुस्कुराई। आप बिल दे दीजिए। पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है, 10 से 15 मिनट लगेंगे, तब आप बैठ जाएं। वो बिल पे करने के बाद अपने लिए कोई और मेज़ मुंतखब करके वहाँ बैठने के इरादे से मुड़ा। वो लड़की भी इसके साथ काउंटर से हटी थी, मगर जैसे ही काउंटर से हटकर वो इस लड़की के मेज़ के करीब पहुँचे, वो इससे बोली, आइए बैठिए। इसने बिल्कुल अभी इसकी मदद की थी। वो फ़ौरन बदअखलाक़ी दिखाकर बैठने से मना नहीं कर सकता था। हाँ, दिल में इसे पेशकश और बेतकल्लुफ़ी घरां गुजरी थी। बहरहाल वो मजबूर और मुरव्वतन इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। वो बेहद पुरतकल्लुफ़ अंदाज में, नेक्स्ट टाइम आपको अपने लिए कुछ ऑर्डर करना हो या कहीं से कुछ खाने पीने की चीज़ें ले रहे हो तो इनके अज्जा देखना चाहिए। तो पोर के लिए स्ट्रैटलो का लफ्ज़ याद रखिए और वाइन के लिए विनो का। आपको ये दोनों चीज़ें अपने खाने में नहीं चाहिए। इसके लिए सिंजा का लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिएगा, यानी आप कहेंगे सिंजा शैटलो विनो। वो मुस्कुरा कर इसे बता रही थी। गालिबन इसे बिला वजह और बात बेबात मुस्कुराने की आदत थी। इसे झुंझलाहट हो रही थी। इस वक्त इसका किसी से भी खुश इखलाक की दिखाने और गुफ्तगू करने का मूड ना था, मगर इससे मदद लेने की हमाकत कर बैठा था। इसका खमियाजा तो भुगतना ही था। इसने संजीदगी से सिर्फ इसकी बात सुनी थी, जवाब में कुछ भी नहीं बोला था, मगर इस बातूनी लड़की को इसके कुछ बोलने या ना बोलने से यकीनन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो इसी तरह मुस्कुराते हुए इसे मज़ीद बता रही थी। इटालियन ज़्यादा मुश्किल ज़ुबान नहीं है। इटालियन के बहुत से लफ्ज़ तो आप यकीनन पहले से जानते होंगे। पिज़्ज़ा कैफ़े और सोलो पेपरिज़ा, पेपरचूनो, स्पेसरो, पास्ता। वो अपनी आंखों में लगे स्टाइलिश ग्लासेस को हाथों से सेट करते हुए बोली। वो 26-27 साल की एक खुश शक्ल लड़की थी। इसने ब्लैक कलर की कैप्री पैंट रेड कलर की स्टाइलिश टॉप के साथ पहन रखी थी। इसके सिल्की बाल सुर्खी माइल और ब्राउन कलर के थे और इसने इसकी ऊंची करके पोनी बना रखी थी। लबों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक थी। इसकी खूबसूरती से तराशे नाखूनों पर सुर्ख रंग की नेल पॉलिश लगी हुई थी। इसके ब्लैक फ्रेम वाले स्टाइलिश और फैशन के मुताबिक ग्लासेस देख कर ही पता चल रहा था कि वो डिज़ाइनर ग्लासेस हैं, शायद अरमानी के या इसकी टक्कर के किसी और डिज़ाइनर के। दीगर तमाम इटालियंस की तरह फ़ैशन और स्टाइल यकीनन इसके लिए भी बेहद अहमियत रखता था। इसके अंदाज शहाना थे और इसकी शख्सियत में एक वक़ार था। जब वो इसके बिल्कुल सामने बैठी से गुफ्तगू कर रही थी तो बग़ैर किसी दिलचस्पी के ही सही वो इसे देख रहा था। काउंटर के पीछे खड़ा मर्द इनकी मेज़ पर आकर इसका पिज़्ज़ा सर्व कर रहा था और वह लड़की मुस्कुरा कर इससे बोली थी,
ग्रेसिया सिग्नोर अल्ब्रेटो। अल्ब्रेटो तो मुस्कुराता हुआ वहाँ से पलट गया था। ग्रेसिया शुक्रिया को बोलते हैं। ये तो पता होगा आपको जी। इसकी तवील जुमलों के जवाब में इसके एक जुमले के ये अल्फाज से ज़्यादा तवील नहीं थे। अल्ब्रेटो स्लोविया मियाँ बीवी और मैं छोटी सी थी जब से ये दोनों ये पिज़्ज़ेरिया चला रहे हैं। इन मालूमात के असूल में इसे कतन कोई दिलचस्पी ना थी जो इसे फराहम कर रही थी। इसके गले पड़ी मुसीबत से पीछा छुड़ाने का वाहिद तरीका इसे ये समझ आया कि वो पिज़्ज़ा खाना शुरू कर दे। खाना ख़त्म करते ही वो इसे माजत करके यहाँ से उठ जाएगा। सिकंदर को खाना शुरू करते देखकर इसने भी अपना ठंडा हो चुका पिज़्ज़ा खाना शुरू कर दिया था। आपने बिल्कुल ठीक किया कि पिज़्ज़ा खाने पिज़्ज़ेरिया आए हैं। आपको सही मायनों में इटालियन पिज़्ज़ा का जो मज़ा इन छोटे छोटे पिज़्ज़ेरिया में मिलेगा वो बड़े बड़े होटलों में नहीं मिल सकता। रोमन पिज़्ज़ा की खासियत ये है कि इसका क्रस्ट बड़ा पतला होता है और इटालियन पिज़्ज़ा का जो मज़ा आपको इसमें मिलेगा वो कहीं और नहीं मिल सकता। इटली से बाहर दीगर बेशतर ममालिक में जो पिज़्ज़ा लोग बड़े शौक़ से खाते हैं वो अमूमन पिज़्ज़ा का अमेरिकन वर्जन है। इन बेचारों ने कभी असली इटालियन पिज़्ज़ा का मज़ा नहीं चखा। वो इसलिए उस पर खुश हो जाते हैं। वो इस तवील गुफ्तगू में दिलचस्पी रखता भी है या नहीं। इसे पिज़्ज़ा की इटालियन और अमेरिकन फ़र्क मालूम करने में कोई दिलचस्पी है भी या नहीं। इससे बेनियाज वो खाते हुए मुसलसल बोलने में मगन थी। इसकी अंग्रेज़ी बड़ी रवां और सुस्ता थी। इसका लहजा ब्रिटिश था मगर फिर भी इसकी अंग्रेज़ी में कहीं कहीं इटालियन तलफ़ुज़ की हल्की सी झलक महसूस हो रही थी। वो पिज़्ज़ा खाते हुए कुछ सोच कर मुस्कुराई थी। इतनी देर से आपके साथ बैठी हूँ और आपने अपना तारुफ भी नहीं करवाया। वो जवाबन खामोश रहा। पिज़्ज़ा का निवाला लेते हुए इसने महज खामोशी से इसे देखा था। मैं लीज़ा हूँ। वो अब इसकी तरफ इन नज़रों से देख रही थी कि वो भी अपना तारुफ कराए। सिकंदर टूरिस्ट सयाह हैं, रूम घूमने आए नहीं, ऑफिशियल काम से। अब कबल इसके कि इसका मज़ीद तारुफ हासिल करने की कोशिश की जाती। ये गुफ्तशनी जिसमें इसे रत्ती बराबर भी दिलचस्पी ना थी मज़ीद ज़ातियात की तरफ जाती। वह अपने पिज़्ज़ा का आखिरी लुक़मा खाकर छुरी और कांटा मेज़ पर रखते हुए इससे बोला, आपका बहुत शुक्रिया लीज़ा, आपने मेरी मदद की। अब मैं चलता हूँ और मुझे देर हो रही है। इसने ज़बरदस्ती चेहरे पर मुरव्वत और शाइस्तगी की मुस्कुराहट सजाई। वो जवाबन खुश दिली से मुस्कुराई थी। इसकी छुरी और कांटा प्लेट पर रख कर इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। चाओ सिकंदर, आपसे मिलकर खुशी हुई। सिकंदर ने इसका बड़ा हाथ मुसाफे के लिए थाम लिया था। चाओ लीज़ा, इसने भी इटालियन ही अंदाज में इसे खुदाफिज कहा। चेहरे पर खुश अखलाक़ी वाली हल्की सी मुस्कुराहट रखे और अपने होटल की तरफ जाने वाले रास्ते पर रवां हो गया। वो पत्थरों से बनी कई सौ साल कदीम स्ट्रीट से गुजर रहा था। इर्द गिर्द कई सौ साल पुरानी इमारतें थी। इस सड़क पर भी एक फव्वारा था। ऐसा लगता था रूम की हर सड़क पर, हर गली में एक फव्वारा है। कई जगह ये महज खूबसूरती के लिए थे और कई जगह पानी पीने के लिए। 16वीं और 17वीं सदी में बनाए गए ये फव्वारे ज़्यादातर उस ज़माने में लोगों की पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए बनाए गए थे। बग़ैर रास्ता भटके वो अपने होटल तक पहुंच गया था। इसके होटल की बिल्डिंग भी 16वीं सदी में किसी रोमन बादशाह के लिए बनाया गया एक महल था जिसे बाद में नए सिरे से तामीर करके इस होटल की शक्ल दी गई थी। होटल में तमाम तर जद्दतें और जदीद तरीन सहूलियात मैसर थीं मगर इस तरह की इसकी असल शक्ल तारीख़ी हैसियत भी बरकरार रखी गई थी। खाना वो खा कर आ चुका था। अब रात गए तक इसे ख़ुद को ऑफ़िस के कामों में मसरूफ़ रखना था। इसने रूम सर्विस कॉल करके अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई थी और ख़ुद को कामों में गर्क कर लिया था। वो गुज़री रात के ख्वाब को आज किसी भी कीमत पर सोचना नहीं चाहता था। वो दोपहर से घर से निकली हुई थी और आजकल बारबीनी के पास कई सौ साल पुराने कदीम पत्थरों से बनी एक झैली सड़क और इस सड़क पर मौजूद 16वीं सदी में बनाई गई चंद बिल्डिंग्स को पेंट कर रही थी। वो अपना पज़ल कैनवास पेंट और ब्रश लेकर दिन के इन औकात में जब वह वहाँ लोगों की आमदोरफ्त नहीं हुआ करती थी तब वहाँ आ जाया करती थी। इसने हर जाविये से वहाँ की कई तस्वीर खींच रखी थी। वह इन तस्वीर की मदद से भी इस जगह को पेंट कर सकती थी मगर एक तो इसे किसी भी लैंडस्केप को इसके असल जगह पर मौजूद रहकर पेंट करने में मज़ा आया करता था। दूसरे इसे अपने रूम की गलियों में वक्त गुजारना अच्छा लगता था। अगले माह के आखिर में फ्लोरेंस में इसकी पेंटिंग का सोलो शो था। इस बार इसका मौजू रोमन लैंडस्केप था।
कुछ लैंडस्केप भी इसे पेंट करने थे। 4-5 दिन लगा कर इसको इस पेंटिंग के खदोखाल यहाँ आकर वाज़े करने थे। बाकी फिर नोक पलक संवारने का काम घर पर अपने स्टूडियो में करना था। नैनी ने इसे बहुत ताकीद करके भेजा था कि वो घर से बगैर खाना खाए जा रही है, लिहाजा पेंटिंग शुरू करने से पहले कहीं बाहर से लंच कर ले। मगर काम की धुन में इसे खाने पीने की होश हुआ ही नहीं करती थी। यहाँ दोपहर में दुकानें और बार बंद हुआ जाते थे और लोगों की आमदोरफ्त में कदर कमियाँ हो जाती थी। सो वो वक्त इसे पेंटिंग के लिए अच्छा लगा करता था। 5 बजे के करीब जब दफातर की छुट्टी होने लगी और लोगों की आमदोरफ्त शुरू हुई तो इसने अपना पोर्टेल, ईजल और दीगर सामान समेट कर गाड़ी में रखा था। साल के इन महीनों में जब वह रूम में होती थी तब इसे यहाँ अपने बचपन की यादें ताज़ा करना अच्छा लगा करता था। इन यादों में अल्बर्टो और स्लोविया का पिज़्ज़ेरिया भी शामिल था। तभी वो अक्सर बेशतर यहाँ पिज़्ज़ा खाने जाया करती थी। अपने बचपन में वो यहाँ कितना आती थी। इसने गाड़ी पिज़्ज़ेरिया के पास ला कर रोकी थी। वो अंदर आ गई थी और आते ही से एक मेज़ पर वो बैठा नज़र आया था जिससे वो कल यहाँ पर मिली थी। सिकंदर, जो शायद पाकिस्तानी था या शायद इंडियन, खामोश खामोश सा, अपने आप में गुम सा। वो आर्टिस्ट थी और इसे हुस्न मुतासिर करता था। वो जिससे वो कल यहाँ मिली थी, वो शख्स मर्दाना हुस्न और वजाहत का मुजस्समा था। इसका 6 फुट से निकलता कद, खूबसूरत जिस्म, चौड़ा सीना, घने सियाह बाल जिनमें हल्का सा खम था। इसकी पूरी शख्सियत, इसके चेहरे का हर नक्श मर्दाना वजाहत का शाकार था। गहरी सी आँखें जिनमें मकनातीसियत थी, एक हुज़न था, उदासी थी और एक इसरार था। इसके होठों का कटाव बड़ा खूबसूरत था। इसका निचला होठ ऊपरी होठ से ज़्यादा भरा भरा था। इसकी पेशानी बहुत चौड़ी थी। नाक आर्याई नस्ल के किसी फ़र्द की तरह बिल्कुल सीधी और लंबी थी। कल इससे मिलने के बाद जब इसने इसके बारे में ये सब सोचा तब खुद ही हंस पड़ी थी। घर जाकर इसकी नैनी से गपशप हुई। फिर सेम का फ़ोन आ गया और इस गैर मामूली मर्दाना हुस्न और वक़ार लिए नए चेहरे को भूल गई। मगर इस वक्त इसे देखकर वो फिर से इसे याद आ गया था। क्या खूब हुआ हो अगर वो इस चेहरे को पेंट कर सके। वो खुश दिली से मुस्कुराती इसकी मेज़ के नज़दीक आ गई। वो सर झुकाए अपना पिज़्ज़ा खाने में मसरूफ़ था। जल्दी जल्दी जैसे खाने को एंजॉय ना कर रहा हो बल्कि कोई ज़रूरत पूरी कर रहा हो। वो इसके पास आ गई थी। सीनियोर सिकंदर, इसने चौंक कर सर ऊपर उठाया था। चाओ, जवाब में मुस्कुराया था। वो इसे ऐसे देख रहा था जैसे इसे पहचाना ना हो। सिर्फ एक दिन में तो कोई किसी को नहीं भूल सकता। वो दिल ही दिल में हैरान हुई। क्या इत्तेफाक है, हम आज फिर एक ही वक्त पर यहाँ मौजूद हैं। वो आदतन मुस्कुरा कर बोली। वो हंसने हंसाने वाली जिंदा दिल सी लड़की थी। वो जवाबन इसे खामोश और अजनबी निगाहों से देखता रहा। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जब इसने मुरवतन और इखलाकन भी इसे अपने साथ बैठने की दावत ना दी तो कुछ ढीठ बनकर इसने खुद पूछा, क्या वाकई वो इसे नहीं पहचाना था? कल वो इतनी देर तक साथ बैठे थे। उन्होंने साथ बैठकर पिज़्ज़ा खाया था। इसे इसका पिज़्ज़ा ऑर्डर करने में मदद करवाने के लिए इसने अपना पिज़्ज़ा ठंडा तक हो जाने दिया था। यहाँ कई और मेज़ें खाली हैं, आप वहाँ बैठ जाएं। वो संजीदगी से खरा साफ इनकार करके दोबारा सर झुकाकर खाना खाने लगा था। इसका लहजा ये अल्फाज बदतमीज़ी वाले नहीं थे मगर सर्द, खुश्क और स्पाट ज़रूर थे। वह इसके वहाँ मौजूदगी से बेनियाज सर झुकाकर दोबारा खाना खा रहा था। अपनी इस इज़्ज़त अफजाई पर इसके 14 तबक रोशन हो गए थे। शर्मिंदगी से होते वो एकदम ही खामोश से इससे कि मेज़ के सामने से हट गई थी। शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस करती वो काउंटर पर आकर अल्बर्टो से बातें करने लगी थी। अल्बर्टो को ये बताने की तो ज़रूरत नहीं थी कि इसे कैसा पिज़्ज़ा चाहिए। वो यहाँ आकर हमेशा एक ही तरह का पिज़्ज़ा खाया करती थी। अल्बर्टो से हाय हेलो और खैर आफियत दरियाफ्त करते हुए इसने मुड़ कर देखा तो वो जिस मेज़ पर बैठा था अब खाली थी। वो अपना खाना ख़त्म करके वहाँ से जा चुका था। वो इसकी बदअखलाक़ी और बद तहज़ीबी पर हैरान थी। लगा तो आला तालीम याफ्ता था, फिर दर्जा बद तहज़ीब। वह हैरान भी हुई थी। वो इसका मूड भी ख़राब हुआ था। ये मूड ख़राब इस वक्त मज़ीद ख़राब हो गया जब घर आते ही इसने विक्टोरिया की कॉल में रिसीव की। अपनी माँ से बात करना इसके लिए कभी भी खुशगवार साबित नहीं हुआ करता था। सो ऐसा ही आज भी था। पहले मिनट इसकी खैरियत पूछने और इससे मोहब्बत का इज़हार करने के बाद अगले मिनट वो अपने असल मकसद और काम की बात पर आ गई। मैं रिहैब सेंटर से आ गई हूँ। अब अपनी सारी ज़िंदगी अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मुझे कुछ पैसे चाहिए हैं लीज़ा। जैसे ही मुझे जॉब मिलेगी मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी।
इसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट आ गई थी। मोहब्बत में, प्यार में याद आने पर वो कभी भी याद नहीं की जाती थी। जब पैसों की ज़रूरत पेश आती थी तब याद आया करती थी। कसरत शराबनोशी की वजह से इसकी माँ को अपने चौथे शौहर से भी गुज़िश्ता साल तलाक हो चुकी थी और इस दर्जा शराबनोशी ही के सबब आए दिन की इसकी मुलाजमत ख़त्म हो जाया करती थी। पिछले 5 सालों में 5 ही मरतबा इलाज के लिए जा चुकी थी। हर बार वहाँ से वापस आकर इस अहद को दोहराती थी कि अब शराब को हाथ नहीं लगाएंगी, मगर चंद हफ्ते भी नहीं गुजर पाते थे कि इन्हें अपने अहद पर कायम रहते इसे विक्टोरिया से कोई तल्ख या कड़वी बात करना बेमानी महसूस हुआ था। लड़ा तो वहाँ जाता है जहाँ कुछ उम्मीदें होती हैं, मोहब्बतें होती हैं। इसकी अपनी माँ से कभी माँ और बेटी वाला ताल्लुक़ रहा ही नहीं था। जब इसके पापा से उन्होंने तलाक नहीं ली थी, जब वो सब एक साथ रहा करते थे, वो तब भी कभी अपनी माँ से नहीं लगी थी। मैं पैसे भिजवा दूंगी। विक्टोरिया मिलान में रहती थी। वो साल के जिन महीनों में इनके पास नौकरी नहीं होती थी तब वो इससे इस तरह फ़ोन पर रब्ता करती थी। इसे गुस्सा भी था, वो दुखी भी थी, मगर इसने कल ही ऑनलाइन अपनी माँ के अकाउंट में पैसे डलवा दिए थे। नैनी, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। वो किचन में डिनर की तैयारी करती नैनी को इतला देती ऊपर अपने स्टूडियो में आ गई थी। वो उदास थी। बचपन की बहुत सी महरूमियाँ ताज़ा हो गई थी। वो बेदिली से कैनवास पर रंग बिखेर रही थी। तभी फ़ोन की बेल बजी थी। सेम कॉल करने वाले का नाम देखते ही इसकी एक लम्हे में उदासी दूर हो गई थी। इसने लपक कर कॉल रिसीव की थी। तुम्हें कैसे पता चल जाता है सेम कि इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है? उसके लहजे में बहन के लिए वालहाना मोहब्बत और शिद्दतें थीं। मेरा दिल मुझे बता देता है, वह जवाबन खिलखिलाई थी। मुस्कुराते हुए खिलखिलाती ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ सुन रही थी। इससे अगर कोई सच्चा प्यार करता था, किसी को अगर इससे प्यार था, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सेम थी। कहने को वो इससे सिर्फ 1 साल बड़ी थी, मगर वो इसकी यूँ परवाह करती थी, यूँ इसका ख्याल रखती थी जैसे वो कोई छोटी सी बच्ची हो। बचपन में जब इन दोनों बहनों ने माँ और बाप दोनों की जानिब से अदम तवज्जो का दुख सहा था, तब इसकी परवाह करती, इस बेहद ताशा मोहब्बत करती सेम बहन और दोस्त होने के साथ साथ जैसे इसकी माँ और बाप भी बन गई थी। जैसे माँ बाप अपने बच्चों की परवाह करते हैं, बस वो इसकी इसी तरह परवाह करती थी। कैसी गुजर रही हैं तुम्हारी छुट्टियाँ? सेम ने इससे पूछा। मज़े में सेम, तुम भी आ जाओ। रूमा दीगर तमाम फैमिलीज़ की तरह वो भी रूम को रूमा कहा करती थी और अपने रूमा से इसे इश्क था। अभी तो मैं ऑफ़िस के काम से तुर्की जा रही हूँ, अगर काम जल्दी ख़त्म हो गया तो आ जाऊँगी तुम्हारे पास। सेम ने आदत के मुताबिक इसे इसके निक नेम से पुकारा। ये निक नेम इसे दिया भी इसी ने था, इससे पुकारा भी वही करती थी। इसने सेम को माँ के फ़ोन की बावजूद बताया। सेम इसके मुकाबले में बहुत मजबूत और बहादुर थी। वो अभी बुर्दबारी और प्यार से समझा रही थी। क्यों मम्मी पापा के बारे में सोच सोच कर अपना दिल दुखाती हो? वो दोनों जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। मम्मी को पैसे भिजवा दो, मगर प्लीज़ ये सोचना और दिल दिलाना छोड़ दो कि वापसी क्यों कि वो ऐसी क्यों है। तुम वो अपनी छुट्टियां एंजॉय करने आई हो, खूब एंजॉय करो। और आप मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कितनी पेंटिंग्स मुकम्मल हो गई? सेम ने इसका मूड तब्दील करने के लिए फ़ौरन ही गुफ्तगू का मौजू इसके सोलर एग्जीबिशन की तरफ मोड़ दिया। सेम इसके पूरे 1 घंटे से बात होती रही और 1 घंटे बाद जब वो फ़ोन बंद कर रही थी तब इसे याद भी नहीं रहा था कि घंटा पर पहले वो किस बात से उदास और दुखी हुई थी। ऑफिस में वो और अल्ब्रेट और रोबर्टो के साथ बैठे एक कॉन्ट्रैक्ट पर नज़रसानी कर रहे थे। रोबर्टो ने भी इसकी तरफ इसकी कंपनी में एक लीगल एडवाइज़र था। जनूबी यूरोप में इनकी कंपनी की जो लीगल टीम काम कर रही थी, इसका एक ज़हीन वकील। वो दोनों इंतहाई संजीदगी से आपस में पेशा वाराना गुफ्तगू कर रहे थे जब रोबर्टो के ऑफिस के दरवाजे पर एक खनकती हुई आवाज़ सुनाई दी। इस ऑफिस में अपने आर्जी काम के दौरान इसे एक अलहदा कैबिन फराहम किया गया था, मगर इसे किसी न किसी डिस्कशन या मीटिंग के लिए इसका ज़्यादा वक्त रोबर्टो के ऑफिस में ही गुजरता था। इसने और रोबर्टो दोनों ने बॉन बीमो कहती इस खूबसूरत नस्वानी आवाज़ की तरफ नज़रें घुमा कर देखा। इन्हें सुबह और दिन के वक्त का इटालियन में सलाम करती लड़की कोई और नहीं, इसे पिज़्ज़ेरिया में मिली लड़की ही थी। क्या रोम इतना छोटा शहर है जहाँ पर लड़की इसे बिला वजह बार बार टकरा रही थी? वो इसे देखकर खूनख्वार ख्वामखाही
चिढ़ा। वो ज़बरदस्ती बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करती थी और ये चीज़ इसे लड़की से चिढ़ दिला रही थी। चाओ लीज़ा। रोबर्टो गर्मजोशी से मुस्कुराता हुआ अपनी कुर्सी से उठा था। वो इंतहाई पुरतपाक और दोस्ताना अंदाज में इसका खैर मकदम कर रहा था। मैं अंदर आ जाऊं, ये भी कोई पूछने की बात है? आओ बैठो। सिकंदर ने एक नज़र इस पर डालने के बाद फ़ौरन ही कॉन्ट्रैक्ट के सफ़ात अपने सामने कर लिए थे। वो संजीदगी से मुताला करने लगा था, मगर वो महसूस कर रहा था कि वो उसे देखते हुए अंदर दाखिल हुई है, इसीलिए पूछ रही थी कि कहीं तुम बिज़ी ना हो। लीज़ा रोबर्टो को जवाब देती सिकंदर के बराबर रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। रोबर्टो अपनी कुर्सी पर बैठ गया था। दोनों इटालियन में बात कर रहे थे। इसे सलाम से हटकर इन दोनों की गुफ्तगू का एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आया था। हाँ, ये ज़रूर पता चल रहा था कि वो दोनों आपस में बेतकल्लुफ़ हैं, गालबन दोस्त हैं। हाय, चूँकि इस बार इसे मुखातिब किया गया था, इसे कॉन्ट्रैक्ट पर से नज़रें हटाकर इसे देखना पड़ा। हाय, वो जवाबन संजीदगी से बोला। आपने पहचाना मुझे? वो इससे अंग्रेज़ी में मुखातिब थी। ये सवाल इसने बज़ाहिर मुस्कुरा कर पूछा था, मगर वो जानता था कि इस रोज़ पिज़ेरिया में इसे ना पहचानने का तौसीफ़ देने का कदर जताने वाले अंदाज में हवाला दे रही थी। जी, आप लीज़ा हैं। आपने पिज़ेरिया में मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर करने में मदद की थी। वो चेहरे पर बगैर शर्मिंदगी का कोई तासुर लाए इसी संजीदगी से बोला। मैं आपको याद हूँ, मैं समझ रही थी शायद आप मुझे पहचानते नहीं हैं। वो फिर मुस्कुराकर दरपर्दा तंज कर रही थी। रोबर्टो जवान जो इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था, फ़ौरन मुस्कुरा कर बोला, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी मैं तारुफ करवाने वाली फॉर्मेलिटी से बच गया। लीज़ा इसकी बात पर मुस्कुराई। बिला वजह और बात बेबात मुस्कुराते रहने से ये लड़की थकती नहीं, इसने कोफ्त से सोचा। रोबर्टो अब इससे मुखातिब था। इस तारुफ में बस ये इजाफ़ा कर लो सिकंदर कि लीज़ा मेरी बचपन की दोस्त है। वैसे मैं इससे 4 साल बड़ा हूँ। हम स्कूल में साथ पढ़ते थे। मैं स्कूल में इससे सीनियर था, मगर हमारी दोस्ती बहुत थी। अब इसकी वजह से कमरे में अंग्रेज़ी बोली जा रही थी। बहुत से लोग तो इस गलत फहमी में थे कि मैं मुब्तला हो गए थे कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। लीज़ा हंस कर रोबर्टो को इसकी तरफ देख कर बोली थी। रोबर्टो इसकी बात पर क़हक़हा लगा कर हंसा था और हम दोनों लोगों की इस गलत फहमी को दूर करने के बजाय इस पर खूब हंसा करते थे। वो सिकंदर को बता रहा था। वो अपने मखसूस पुरतकल्लुफ़ अंदाज में बहुत हल्का सा मुस्कुरा रहा था, शाइस्तगी और मुरवत का मुजाहरा करता हुआ। मेरा तारुफ तो पूरा हो गया, अब तो सिकंदर साहब का भी मुकम्मल तारुफ करवा दो। मैं इसके बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ कि इनका नाम सिकंदर है। ये अपने किसी ऑफिशियल काम से रोमा में हैं और इन्हें वेजिज़ और मशरूम्स वाला पिज़्ज़ा पसंद है। इस लड़की की नॉन सीरियस बातें और बिलावजह फ्री होना इसे इस कदर बुरा लगा करता है। काश रोबर्टो यहाँ ना होता तो इसे बताता। सिकंदर रूम में हमारी कंपनी के लीगल एडवाइज़र हैं, बहुत ही काबिल और ज़हीन लॉयर हैं। ऑफिस ही के काम से वो 3 हफ्तों के लिए रूम में हैं। रोबर्टो लीज़ा को बताने लगा। अब इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट का कुछ काम तो हो नहीं सकता था। वो सोच रहा था कि रोबर्टो से माजरत करके अपने केबिन में चला जाए। इन दो दोस्तों की गुफ्तगू को करता छोड़कर लीज़ा रोबर्टो से अंग्रेज़ी में बोली, मीटिंग में अभी देर है, मैं कुछ जल्दी आ गई हूँ। मैंने सोचा मैं पहली मर्तबा तुम्हारे ऑफिस आई हूँ, तुम यकीनन मुझे अपने साथ लंच करने की दावत दोगे। वो मुस्कुरा कर बेतकल्लुफ़ी से बोली थी। रोबर्टो फिर कहकर लगा कर हंसा था। सब बदल सकते हैं मगर तुम नहीं बदलोगी। लीज़ा से कहने के बाद वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। लंच टाइम तो हो ही गया है, चलो चलें, कहीं बाहर जाकर लंच करते हैं हम तीनों। रोबर्टो ने इसे भी लंच की दावत दी थी। इसे अपना प्रोफेशनल संजीदा लिया दिया अंदाज बरकरार रखना था। वो इनकार के बचकानापन का मुजाहरा नहीं करना चाहता था। वो दोनों ये तासुर लें कि वो लीज़ा को कस्दन इग्नोर करना चाहता है, इसकी वजह से इनकार कर रहा है। ओके चलो, इसने संजीदगी से चलने की हामी भर ली थी। ऑफिस से करीब एक रेस्टोरेंट में तीनों बैठे हुए थे। वो भी अभी इसका लंच सर्व नहीं किया गया था। वेटर ने सबसे पहले एक बास्केट जिसमें कई तरह के रोल्स रखे हुए थे, एक बाउल जिसमें ऑलिव ऑयल था, इनकी मेज़ पर ला कर रखा। वो 2 इटालियन के साथ बैठा हुआ था। इसे पहली मर्तबा पता चला था कि इटली के लोग अपने खाने का आगाज़ इस तरह करते हैं। लीज़ा और रोबर्टो अपनी अपनी प्लेटों में एक एक रोल उठा कर रखा था। वो रोल के टुकड़े हाथों से तोड़ कर ऑलिव ऑयल में डुबो रहे थे और इसे मज़े लेकर खा रहे थे। इसे भी ऑफ़र की गई तो इनके खाने के तौर तरीक़ों का साथ देने के लिए चलने वाले
रोल के इसने भी ऑलिव ऑयल में डुबो कर खा लिए थे। इसी दौरान इसका ऑर्डर करदा खाना सर्व कर दिया गया था। वो फ्राइड मशरूम और पास्ता खा रहा था। इसके इस नॉन सीरियस पर न जाना, ये काफ़ी संजीदा किस्म के आर्टिस्ट है और ख़ासी महंगी भी है। रॉबर्टो लीज़ा की तरफ देखकर सिकंदर से हंसते हुए बोला। वो इसे इस मालूमात में इजाफे के लिए बता रहा था। गुज़िश्ता दिनों इन लोगों ने अपने ऑफिस का इंटीरियर दोबारा करवाया है। इस नए इंटीरियर में बोर्ड रूम और रिसेप्शन एरिया की दीवारों पर चंद पेंटिंग्स का इजाफा किया जाना है ताकि एक अच्छा आर्टिस्टिक लुक बन सके। इस मकसद के लिए किसी अच्छे आर्टिस्ट से इनकी कंपनी को रब्ता करना था और रॉबर्टो के मशवरे पर उन्होंने लीज़ा से रब्ता किया है। आज इसी हवाले से लीज़ा की इनके कंपनी के कुछ सीनियर एग्जेक्टिव्स के साथ मीटिंग है, जिनमें इन पेंटिंग्स का मौजू और मुआवजा तय किया जाना था जो लीज़ा इन्हें बना कर देगी। देखो, पता नहीं ये हमसे अपनी सिर्फ एक पेंटिंग के लिए क्या डिमांड करती है। लीज़ा जवाबन हंसी थी। अब महंगे आर्टिस्ट के नखरे तो होंगे। रॉबर्टो के जवाब देने के बाद वो इससे मुखातिब हुई थी। तुम्हें आर्ट में दिलचस्पी है? इस बार इसके लहजे और अल्फाज में नुमाया बेतकल्लुफ़ी इसने जैसे अस खुद ही फ़र्ज़ कर लिया था कि अगर इसके बचपन के दोस्त कोलीग निकल आया है तो वो इसके साथ बेतकल्लुफ़ होकर बातचीत कर सकती है। नहीं, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। फोर्क से पास्ता खाते हुए इसने इसी संजीदगी से जवाब दिया। लीज़ा ने बगौर इसे देखा। पता नहीं क्यों तुम डेस्टिनी पर यकीन रखते हो सिकंदर। कुछ देर के बाद रॉबर्टो से बात करते करते लीज़ा ने अचानक इससे पूछा था। इसने हैरानी से इसे देखा। इसे इसका दोस्ताना बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में बात करना गरां गुजरा था, मगर इसका इजहार अपने चेहरे से होने नहीं दे रहा था। मेरा मतलब है, पहले पिज़्ज़ेरिया अब रॉबर्टो का ऑफिस, ये तकदीर ही तो है जो हमें बार बार कहीं ना कहीं मिला रही है। वो मुस्कुरा कर बोली। हाँ शायद, इसने शाने झुकाकर बेनियाजी से मुबहम अंदाज में कहा। चूँकि इन्हें ऑफिस जल्दी वापस पहुंचना था, इसलिए बकौल रॉबर्टो के वो लोग लंच जल्दी ख़त्म करके उठ रहे थे। अपने हिसाब से इसने लंच करने में 1 घंटा ज़ाया कर दिया था, जबकि खाना 10 से 15 मिनट के अंदर खाई जाने वाली चीज़ थी। रॉबर्टो हंसते हुए इसे बता रहा था। ऑफिस टाइमिंग के दौरान भी 1.5 घंटे से 2 घंटे का लंच इटालियंस के लिए बड़ी आम सी बात थी। वो लोग रेस्टोरेंट से उठ रहे थे जब लीज़ा ने अपना फ़ोन नंबर दिया। क्या पता कभी तुम्हें आर्ट में दिलचस्पी हो जाए और तुम मुझसे कोई पेंटिंग बनवाना चाहो। वो बिला वजह तकल्लुफ़ होती मुस्कुरा कर बोली। या किस्मत तुम दोनों को मिलवाना छोड़ दे, तुम लीज़ा से मिलना चाहो। रॉबर्टो मुस्कुरा कर बोला। वो लीज़ा को छेड़ रहा था। लीज़ा हंसी थी। हाँ बिल्कुल। वो तीनों ऑफिस आ गए। लीज़ा अपनी मीटिंग के लिए चली गई, जबकि वो आते के साथ ही अपने केबिन में आ गया था। इस तवील लंच में अच्छा खासा वक्त बर्बाद हो गया था। वो संजीदगी से फ़ौरन अपने कामों में मसरूफ़ हो गया था। लीज़ा बहुत अच्छी लड़की है। अगले रोज़ वो और रॉबर्टो ऑफिस में बैठे हुए थे। काम के दौरान जब कॉफ़ी के लिए वक्फा किया गया, तब कॉफ़ी के घूंट लेता रॉबर्टो अपनी बीवी और बच्चे की बात करते करते एकदम लीज़ा के बारे में बात करने लगा। या वो खुद मिलती रहेगी या फिर इसका जिक्र होता रहेगा, ऐसे जैसे पता नहीं वो कितनी अहम शख्सियत है। इसने दिल ही दिल में बेजारी और कोफ्त महसूस की, पर चेहरे पर कुछ ज़ाहिर न होने दिया। ऐसी बड़ी लाउबाली और लापरवाह और गैर संजीदा लगती है, मगर वो दूसरों की बहुत परवाह करने वाली बड़ी प्यारी लड़की है। पता है सिकंदर, लास्ट ईयर में जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी का टाइम बिल्कुल क़रीब था, तब अचानक ही मुझे ऑफिस के काम से 3-4 दिनों के लिए स्पेन जाना पड़ गया था। मैं अपनी बीवी के लिए फ़िक्रमंद था। मैं इसकी माँ और बहन से इसका ख्याल रखने की ताकीद करके गया था। लीज़ा इन दिनों छुट्टियों में रूम आई हुई थी। जानते हो, जिस रोज़ मेरी बीवी को अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ी, तब इसकी माँ और बहन से भी पहले लीज़ा इसके पास पहुंच चुकी थी। वो इसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। इस किस्से में बहुत सी बातें ऐसी थीं जो इसकी समझ में नहीं आई थी, मगर जब इसे किस्से में कोई दिलचस्पी ना थी तो कुछ समझने की ज़रूरत भी कहाँ थी। इसने महज सर हिलाकर या ये तासुर दिया था कि इसने रॉबर्टो की लीज़ा के मुताबिक सारी बात सुनी है। इसे अंधेरे से डर लग रहा था, इसका दम घुट रहा था, इसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। वो चिल्ला रहा था, वो रो रहा था। इसे अंधेरे से निकलना था। कोई क्यों नहीं आ रहा इसे अंधेरे से निकालने? वो मदद के लिए चिल्लाता रहा, बुरी तरह रो रहा था। इसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी थी। वहाँ कोई था जो इसकी बेबसी का तमाशा देख रहा था। इस पर कह लगा कर हंस रहा था।
वो बेचैनी और इसराब में करवटें बदल रहा था। वो पूरा का पूरा पसीने में नहाया हुआ था। यूँ लग रहा था जैसे वो सोते में कहीं चले जाने, कहीं भाग जाने की कोशिश कर रहा था। इसके लबों से बहुत हल्की हल्की बचाओ बचाओ और हेल्प हेल्प की आवाज़ें निकल रही थी। बेचैनी से हाथ पांव चलाते इसने एकदम ही आंखें खोल दी थी। सिकंदर, मैं चाहता हूँ तुम हार्वर्ड में एडमिशन लो। खाने की मेज़ पर चारों मौजूद थे। हार्वर्ड। क्या हो गया? माँ, अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए पार्ट 2। और आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताएं कि हमारी ये काविश आपको कैसी लगी।